अस्सलाम वालेकुम। वाद चैट के एक और एपिसोड के साथ हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब। आपका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है और आप जमात इस्लामी की सेंट्रल एडवाइज़री बॉडी के रुकन भी हैं और बहुत एजुकेशन के मैदान में बहुत काम किया है। बहुत सारे इदारों से आपका ताल्लुक़ भी है। बहुत इस्तक़बाल है आपका। शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। आज का हम जो ये पॉडकास्ट है उसको थोड़ा एजुकेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। हम मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 की बात आजकल हो रही है, ख़ास करके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ताल्लुक़ से, तो ये क्या है बुनियादी ये जो दो आर्टिकल्स हैं और किस तरह से ये मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या राइट्स फराहम करते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी जो है मेजॉरिटी ओपिनियन पर डिसीजन लेती है, एक्शन लेती है। जब यहाँ इतना डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं कि उनमें से किसी का मेजॉरिटी होना बहुत मुश्किल है, तो अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करें? उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस दिए हैं और ये प्रोटेक्शन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटीज़ के लिए भी हैं, स्टेट्स के लिए भी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस और फैसिलिटेशन हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल बुनियादी तौर पर माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटीज़ भी दो काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़ में काउंट होती हैं। एक है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इनको इसकी इजाज़त है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें, उसको एडमिनिस्टर करें। ये इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बुनियाद पर वो सारे यानी टीचर्स के या स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करके लेना है और दूसरे जो टीचिंग के रिक्वायरमेंट है वो सब करने का राइट इनको दिया गया है। इसमें जो दूसरे कॉमन कंडीशंस हैं, वो सब कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आरटी ने अगर दूसरे स्कूलों के लिए ये प्रोविज़न रखा है कि एक एक्सटर्नल कमेटी होगी जो सिविल सोसाइटी से होगी, उसमें लोकल पार्षद भी होगा, तो वो कमेटी जो रहेगी वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगी और वो ओपिनियन देगी और ओपिनियन को अकोमोडेट करना होगा। तो ऐसे इंटरवेंशन या कुछ और इन्विटेशंस में, अगर मैं इंटरवेंशंस की बात करूँगा तो लिस्ट लंबी होगी। तो ऐसे इंटरवेंशन से भी उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और इनको ये राइट होता है कि अपने इदारे वो इस्टेब्लिश करें, एडमिनिस्टर करें और उसके मुताबिक अपनी रिलीजन और अपने लैंग्वेज, इसके लिए वो फैसिलिटेट करें। जनरल एजुकेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशंस, वो सब इन पर भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज कौन सी होगी वो प्रेफरेंस उनको होगा। कुछ चीज़ें अगर वो वैल्यूज़ की देना चाहते हैं तो आफ्टर स्कूल वो करना चाहते हैं तो वो प्रोविज़न उनको होगा। तो ये फैसिलिटीज़ के लिए डिफरेंट माइनॉरिटीज़ इसका इस्तेमाल करती हैं और उसमें जो लोग ज़्यादा शऊर रखते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो लोगों के पास प्रॉब्लम है वो उसका भी पूरा फ़ायदा नहीं उठाते हैं। कि ये सारी गुफ्तगू सिर्फ ग्रांट इन एड जो है, जो सरकारी ग्रांट से चलते हैं, उन इदारों के लिए है, क्योंकि ये जो सेल्फ फिनेंस्ड इदारे हो तो उनके पास तो चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज हो, उसको ये सारे हुकूक हासिल हैं। क्या फ़र्क है? फ़र्क तो ये है कि ग्रांट वाले, उसमें मैंने बताया कि मेजर उनको फैसिलिटी ये है कि ग्रांट लेने के बावजूद वो अपॉइंटमेंट्स, वो डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का इख्तियार इनके पास है। जहाँ तक नॉन ग्रांट का है तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि एक किसी भी सिटी का एक प्लान होता है कि कितने स्कूल होने चाहिए या किस नौइयत के कॉलेज होने चाहिए। अगर जब ये होता है तो ये मास्टर प्लान जो है वो आम तौर पर एप्लीकेबल होता है जनरल मासेस के लिए, लेकिन अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर कुछ चीज़ करना चाहती है तो उसको अपने बैकग्राउंड में करना है तो उसको मास्टर प्लान एप्लीकेबल नहीं होता है उसमें। उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि मसलन ये है कि आपके टैक्सेशन की कुछ चीज़ें हैं, वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये सहूलतें नॉन ग्रांट के लिए भी मिलती हैं, ग्रांट के लिए तो बहरहाल मिलती हैं। तो जब से ये 2014 में सेंटर में बीजेपी की हुकूमत आई है तो एक ये बात आम तौर पर सुनने को मिल रही है कि वो जो माइनॉरिटी राइट्स है या जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उस पर अटैक हो रहा है।
तो इसको कितना सब्सटेंस है इस पर्टिकुलर चीज़ के में ये हो रहा है बहुत वाजे है। यानी पहली चीज़ तो ये होती है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि उनके पर दूसरे जो कंप्लायंसेस है वो आयद नहीं होते। अगर स्कूल के लिए कुछ नॉर्म्स हैं तो हम इदारा इस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश करने के नॉर्म्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लासरूम का साइज़ क्या होगा, टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये सब करने के लिए उसका कंपल्शन है। इनके आने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भी उसका डॉक्यूमेंट देना, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना, उसका लाइसेंस देना, उसका परमिशन देना, इसमें ये सताते हैं। और उससे जैसा तैसा फिर अगर हम अपने लीगल इस्तेक़ाक़ का इस्तेमाल करके हासिल कर भी लेते हैं तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो ये पॉलिसी में कर्टेल कर रहे हैं। मसलन इन्होंने ये कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में उर्दू को काफ़ी प्रमोशन है। अब इन्होंने उर्दू और मराठी दोनों ही को ग्रांट एंड एड के इंस्टीट्यूशन देना रोक दिया है या बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जनरल पॉलिसी के तहत सेल्फ फाइनेंस इदारों की तरफ पुश करना चाहते हैं। इसमें भी हम ये कहेंगे तो मराठी वालों को रोक दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। और उसमें जो है पहले से जो बजट चला आ रहा है तो माइनॉरिटीज़ के लिए, जबकि उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का बैकवर्ड होना उसको कंफर्म किया है डिफरेंट कमीशंस एंड कमेटी ने, लेकिन उसके बावजूद उनको जो फ़ंड स्पेयर करना चाहिए वो गवर्नमेंट वो फ़ंड एलोकेट नहीं करती है। उससे ज़्यादा रिसेंटली जो चीज़ें आई हैं, जैसे कि आपने 2014 की बात कही है, तो इन्होंने सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स थी उनको अचानक बंद कर दिया, जबकि ये सबके सामने फैक्ट्स हैं कि एजुकेशनली जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा लैग कर रही है वो मुस्लिम है। तो आप अगर बेसिक एजुकेशन देना चाहते हैं, आप इवन ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और उसके हवाले से आप आवादा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर लड़कियों के लिए जो स्कॉलरशिप थी जीनत महल, वो स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी। उसका नतीजा ये है कि अभी रिसेंट रिपोर्ट्स ये हैं कि पहले जो मुसलमानों में एजुकेशन इम्प्रूव कर रहा था, अब वो जो है रुक गया है और ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। इसी तरीके से वो जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप का था, ये डेटा पॉइंट कहाँ से मिला है? ये मैंने भी कहीं पढ़ा था। ये एक रिपोर्ट कब की है और इसका सर्वे कब हुआ था कि मुसलमानों में हायर एजुकेशन में जो पेस था वो स्लो हो गया? ये कुछ प्राइवेट ग्रुप्स ने तो किया ही है, और ये ग्रुप में जो चीज़ें आई हैं वो प्राइवेट एजेंसीज के हवाले से मिलेंगी। लास्ट ईयर की रिपोर्ट है ये प्राइवेट एजेंसीज ने कमीशन की हुई रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट जो आयशे की आई है तो उसमें तो हायर स्टडीज़ में जो मुसलमानों की सिचुएशन है, इसलिए कि इसमें मौलाना आज़ाद फेलोशिप वाली रुकी है जो हायर स्टडीज़ के लिए होती है, तो उसमें सर्वे ये आया है कि जो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट के 3% के से कम हो गया है। अब उसमें ये एक चीज़ तो उन्होंने ये कर दी कि स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी। अब दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस भी ख़त्म होना चाहिए, और वो पीछे पड़े हैं AMU के, वो पीछे पड़े हैं जामिया मिल्लिया के, और कहते ही है कि सबका साथ सब बराबर चलिए, स्टेट सबके साथ यकसा चलना चाहती है। यकसा चलना चाहती है स्टेट, तो फिर हमारी सब कम्युनिटी यकसा रफ्तार से नज़र आनी चाहिए। तो अभी जो ये माइनॉरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने तस्करा किया AMU का और JMI का, तो उसमें जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उससे उन मुसलमानों के कितने बच्चों को रिजर्वेशन होता है? जहाँ पर माइनॉरिटी कैरेक्टर है जामिया मिल्लिया, वहाँ पर 55% प्लस मुस्लिम है। ओके। और सिर्फ कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जैसी भर्ती ऐसा नहीं। तो इफ दिस स्टेटस इज रिमूव्ड तो दैट 55% विल कम डाउन टू 3% टू 5% जो भी है जी। तो ये जो 3% हो जाएगा तो जो कम्युनिटी इतना ज़्यादा बैकवर्ड हो गई है उसको आप और बैकवर्डनेस की तरफ, तो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। यानी और इससे ये बात भी वाजे होती है, ये भी एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके पास कोई ह्यूमन कंसर्न नहीं, और आप अपने देश के इतने बड़े साइज़ को हैंडीकैप करना चाहते हैं। किसी देश की 15% आबादी अगर हैंडीकैप हो जाए
तो वो देश भी 15% हैंडीकैप हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि जिन लोगों में थोड़ी भी मानवता है वो इस तरीके से धर्म की बुनियाद पर आइसोलेट नहीं करेंगे, बल्कि उनको तो ये करना चाहिए कि जिन लोगों को मल्टीपल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो मेजॉरिटी को मिल रहे हैं, मज़ीद उनको कैसे दिए जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो सकती है, ये कहीं भी होती है, किसी भी समाज में होती है कि चीज़ों का मिसयूज़ होता है। यहाँ मिसयूज़ होता है तो मिसयूज़ रोकिए, सिस्टम आपके हाथ में है, लेकिन उसकी बुनियाद पे चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड को लेकर काफ़ी विवाद आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। तो पूरा क्या मैटर है, अगर कुछ आप मुख्तसर में उसको बता सकें। बहुत बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो है भाजपा के आने से पहले तक ये अंडरस्टैंडिंग रही है और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन जो होगी वो सेक्युलर होगी। तो इसमें राधा कृष्णन जी थे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी सिफारिश है, सी प्रकाशक कमीशन की सिफारिश है, कुछ जो है आपके एनईपी के मौक़ों से एनसीएफ के हवाले से कुछ चीज़ें आई हैं तो उसकी सिफारिश है। और उसमें ये कंसिडरेशन है कि आप अगर अपनी वैल्यूज़ को पढ़ाना चाहते हैं तो आफ्टर स्कूल आप पढ़ा सकते हैं, और ये इजाज़त आपको रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि स्टेट ने, डिफरेंट स्टेट्स ने स्टेट लेवल पर मदरसा बोर्ड्स बनाए हैं और मदरसा बोर्ड के तहत सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट करना चाहा है। अगरचे कि वो स्टेट की जानिब से बनाया हुआ बोर्ड है और वो कुछ अगर फैसिलिटेट करता भी है तो वैसा नहीं है जो जनरल फैसिलिटेशन है। तो वहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें, फैसिलिटीज़ वैसी बहुत कम है, लेकिन कम्युनिटी में से जो लोग इस तरीके की परमिशन और ग्रांट के लिए कन्विंस थे, उन लोगों ने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब जो हुकूमत आई है, ये हुकूमत किसी भी मज़हब को वो तालीम के हवाले से फैसिलिटेट करने के लिए ये आर्ग्यू करने लगी है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए किसी भी रिलीजन की तालीम नहीं दी जा सकती। रिलीजन जो है अलग अलग करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इस बुनियाद पर पहले तो आसाम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और जो मदरसा बोर्ड के स्कूल्स थे वो मदरसा बोर्ड ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने की कुछ चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा कि हमको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे आसाम में? आसाम में तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन वहाँ बच्चे जो है वो थाउजेंड्स में रहे होंगे और आपके 10-15 हज़ार से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। अब इधर का बाद में यूपी में इन्होंने दावा किया कि हम भी यहाँ करेंगे जैसा आसाम ने किया। उसमें कितना स्ट्रेंथ थी यूपी में? उसमें जो स्ट्रेंथ थी उसमें तकरीबन जो बच्चे इसमें इन्होंने बताए हैं वो बच्चों में तकरीबन 17-18 हज़ार बच्चे हैं इसमें। लेकिन वहाँ पर दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये हुई कि कुछ लोगों ने एक ही बच्चे को 4 जगह रजिस्टर किया था। जब वो चीज़ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे आधार से कनेक्ट कर दी गई, लिंक कर दी गई, तो ये तय हो गया कि 4 जगह बच्चे नहीं हैं, एक ही जगह है। तो वो तादाद जो मुतासिर हुई है तो वो तादाद करेक्शंस हैं, वो गवर्नमेंट का कुछ उसमें ज़्यादती नहीं है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि सब ये इसको लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कोई भी स्टेट ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो। और उन्होंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि मजहबी तालीम जो है वो चूँकि अलग-अलग है और देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये बात ऐसी है कि देखिए एजुकेशन के डिफरेंट एंगल होते हैं और जो रिलीजियस एजुकेशन है उसमें भी मैनर्स, वैल्यूज़, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती रही है, वो है अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम। और ये पाठशालाओं को, मदरसों को, मुमताज़ को उसमें अल्टरनेट एजुकेशन काउंट किया गया है। लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद कहा कि चाहे वो पाठशालाएँ हैं, चाहे मदरसे हों, चाहे गुम्बाज हों जो बौद्धों के, तो इनमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इसको लॉजिकली आप ये कह सकते हैं कि साहब उन्होंने तो पाठशालाओं के लिए भी कहा है, लेकिन जब इनके सामने ये इशू था तो इन्होंने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करके पहले ही जो है सीबीएसई से उसको कनेक्ट कर दिया और उसको ऐसे रिकग्नाइज़ करा लिया। अब उसके बाद में यहाँ कोई मौका दिए, समझाए बगैर आपने एक्शन लेना शुरू किया।
तो इसमें हाई कोर्ट का ये कहना कि साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम ये समझते हैं कि अगर इसको अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब भारत में जितने लोग हैं उनको हिंदू भी नहीं होना चाहिए, उनको मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए, उनको एथिस्ट होना चाहिए, इसलिए कि स्टेट सेक्युलर है। भारत का सेक्युलरिज्म जो है वो मजहब बेजार नहीं है। भारत का सेक्युलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल्स का रिलीजन होगा। जब रिलीजन का होगा तो माइनॉरिटीज़ में से किसी मज़हब की माइनॉरिटी हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई हो, उनको प्रोटेक्ट करना देश की ज़रूरत भी है, देश की अखंडता की ज़रूरत भी है, और यहाँ के बहुत से टकराव से बचने की ज़रूरत भी है। तो ये कोर्ट के थ्रू आना ये ज़्यादा अलार्मिंग है, अगरचे कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे किया है, लेकिन ये जो हो रहा है हम समझते हैं कि अभी आप तो मुसलमानों को टारगेट करके कर रहे हैं, लेकिन बारी सबकी आएगी। जब सबकी बारी आएगी तो कन्फ्रंटेशन जो होगा वो बहुत मैसिव होगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में भी अभी काफ़ी बेदारी भी आ रही है। एक ऐसा मुसलमानों में एक क्लास हुआ है कि जो सोशल इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब एक बड़ा ये मसला आता है कि वो असेसमेंट कैसे करें कि एजुकेशन जो है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जज्बा तो होता है लेकिन वो जो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता है कि कहाँ अभी वो कम्युनिटी को ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कैसे असेस करना चाहिए। कोई ऐसा ग्रुप है जो मान लीजिए कुछ करोड़ रुपए लेके बैठा है, तो उसको आप कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे असेस करना चाहिए नीड्स। दो चीज़ें अलग है। एक चीज़ ये है कि जो नीड है वो बहुत मैसिव है, इतनी मैसिव है कि स्टेट भी उसको पूरा नहीं कर पा रही, और मसला कम्युनिटी का तो बाद में है। स्टेट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो कहते हैं राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, लेकिन जो सोशल सेक्टर का बजट है वो बहुत घटा दिया गया है। नतीजे में अब प्राइवेटाइजेशन को आप प्रीफर कर रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो फिर वो क्वालिटी तो देते हैं, जितना बताते हैं चाहे उतना ना देते हो, लेकिन चार्ज भी वैसे ही करते हैं। जब वो चार्ज करते हैं तो स्टेट ने ये नहीं कहा कि वहाँ की फीस भी हम देंगे, वो तो कह रहे हैं सरकारी स्कूल हमने खोले, आना है तो फ्री में पढ़िए अप टू 8th क्लास, और नहीं जाना है तो जाइए फिर अपना अफोर्ड कीजिए। तो ये क्राइसिस तो बहुत मैसिव है, इसलिए होना तो ये चाहिए कि स्टेट टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करे और कोई प्राइवेट स्कूल ना हो, और उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो या कोई कलेक्टर की बेटी हो या कोई चीफ सेक्रेटरी का हो, कोई हो, सबके बच्चे वहाँ रहेंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो पहले तो यहाँ पे डुअल सिस्टम ही जो है वो जस्टिस पर मबनी नहीं है। अब कम्युनिटी का डेटा बड़ी हद तक है, वो ये है कि इसलिए कि सेंसस वाले, ठीक है अभी रिसेंट सेंसस नहीं होगा, लेकिन उससे पहले के सेंसस का डेटा है, और उसी को आप थोड़ा सा प्लस माइनस करें तो वो भी एक स्टैंडर्ड है। अब ये डेटा में आपने जो सवाल किया कि साहब किसी को अगर जज्बा है वो कुछ करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू करे। ये इसमें एक प्रॉब्लम कम्युनिटी का ये है कि बेसिक नीड है तो बिल्कुल बेसिक नीड पर जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो फिर चाहे बेसिक नीड पर जाएं लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स के साथ जाएं, और स्टैंडर्ड्स के साथ जाते हैं तो आप रिजल्ट दे सकेंगे। आप 100 ऐसे बच्चे ले लें जो बहुत ही इकोनॉमिक क्लास के हैं, और उनके साथ आप जस्टिस ना करें, उनको ऐसी क्वालिटी दें जिसको क्वालिटी ना कहा जा सके। 5,000 महीने का टीचर है, 7,000 महीने का जो है हेडमास्टर है, 10 क्लासेस है तो 8 टीचर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों से क्वालिटी का आना, इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। और जब आपने 100 बच्चे ले भी लिए तभी पूरी कम्युनिटी को तो अकोमोडेट कर ही नहीं सके, कुछ ना कुछ छूट ही गए। तो आप सबको कर ले जाएं, इसके आप मुकल्लफ नहीं हो सकते। आपको जो करना है वो मकसद को हासिल करते हुए करना है, अखलाक है, क्वालिटी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाना है, ये सब करने के तकाजे पूरे करते हुए अगर आपने लिए बच्चे, तो जाहिर है कि हर वक्त फ्री में दे नहीं सकते, और आप उसे कमाना भी नहीं चाहते, तो फिर आपको एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस लेने के लिए उन्हीं बच्चों को आप एडमिशन दे सकेंगे जो फ़ीस दे सकते हैं, और आप फ़ीस भी इतनी रीज़नेबल रखेंगे, इसलिए कि आप कमर्शियल नहीं है, लूटने नहीं आए हैं, तो उतने ही रखिए जो उसके अखराजात हैं। वो अखराजात में मेंटेनेंस वगैरह मिलाकर अगर 10-20% बढ़ा देते हैं तो उसी क्वालिटी के लिए जो लोग अगर महीने में 10,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं वो आप 2,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन वो 2,000 रुपये आप लेंगे तो आप क्वालिटी डिलीवर कर सकेंगे।
अब उसमें से 10-20% आपने अगर बढ़ाया है तो वो 20% के मार्जिन में आप उन ज़रूरतमंद बच्चों को दीजिए जो 20% कॉस्ट उनकी कंपनसेट कर सके। तो ऐसी सूरत में भले से आप 100 बच्चों को नहीं सर्व करेंगे, 20 ही बच्चों को सर्व करेंगे, लेकिन वो 20 बच्चे क्वालिटी के हों, और आप 100 के 100 दिए और 100 के 100 क्वालिटी के ना हो, तो ये चीज़ जो है ना मुनासिब है, ना होना चाहिए। तो पहला तो अप्रोच ये है। मेरी एक दूसरी राय ये है कि होना ये चाहिए कि अगर हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम पहले एजुकेशन में उस डिसिप्लिन में जाएं जिससे कुछ रिटर्न आए और उसी रिटर्न को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। मसलन कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस ऐसे हैं जिसकी फीसेस अच्छी आती है। वो प्रोफेशनल कोर्स से अगर मैं शुरू करता हूँ अगर इंडिविजुअली, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट उसमें होगा, वो चाहे मैंने अपनी जेब से दिया या चाहे किसी वेल विशर ने दिया। वो इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर मेरी रेगुलर आमदनी जो होगी, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो कोर्स जो है वैसा नहीं दे तो मैं कोर्स चेंज करूँगा, लेकिन नतीजे में फिर मैं उसकी बुनियाद पर ये सिस्टम को मैं कंटिन्यू करूँगा और आमदनी कंटिन्यू रहेगी तो एक्सपांशन होता रहेगा, वरना हमेशा फिर आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता कि आपके नज़दीक किस चीज़ की प्रायोरिटी है और अप्रोच क्या इख्तियार करें। लेकिन ये बहरसूरत होना चाहिए कि ऐसे इदारे काबिल क़बूल नहीं होना चाहिए जो मुस्तकिल भीख मांगते रहें और मुस्तकिल पुअर परफॉर्मेंस के साथ चलते रहें। इदारे सेल्फ सफिशेंट हों और बच्चे जो है वो क्वालिटी के प्रोड्यूस होते रहने चाहिए। तो आपने जो एक बात कही कि आवर इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, और वो एक तरह से कहा जाए तो प्योरली अगर हम उसको मार्केट ओरिएंटेड रख कर सोचेंगे तो थोड़ा, तो ये जो बहस है पूरी एक आइडियोलॉजिकल बहस है कि एजुकेशन इज़ अ सर्विस, एजुकेशन इज़ अ वो क्या बोलते हैं नोबल मिशन, और उसमें से रेवेन्यू जनरेट करने को लेकर जो ये एक तरीके से आइडियलिस्ट प्यूरिस्ट जो कभी कुछ ज़्यादा इदारे कायम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक उनका एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन होता है, और उसके बिलमुकाबिल जो लोग इदारे कायम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वो स्पिरिट भी छूट जाती है और वो पूरा उसको भी एक दूसरे बिजनेस की तरह ही वो ट्रीट करने लगते हैं। तो बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? बैलेंस तो ये हो सकता है कि पहले हम जो बात कर रहे हैं उन लोगों के दरमियान बात कर रहे हैं जिनकी कुछ तरबियत हुई है, जिनका कुछ अखलाक है, और जो यहाँ पर कमर्शियली नहीं आ रहे हैं, जिनके सामने कम्युनिटी है। जब कम्युनिटी है तो ये बात पहले तय हो जाएगी कि अगर वो अर्न करने के कायल हैं तो वो ज़ात के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो मकसद के लिए होंगे। अब उसमें भी कुछ ऐसे मुत्तकी हो सकते हैं या आइडियोलॉजिकली वो हो सकते हैं जो इससे कन्विंस ना हो, तो उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि उस आइडिया को अडॉप्ट करें। फिर वो उसी प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट्स लगाएं जो वो उसी मकसद के लिए लाएंगे, उसी पर सर्व करेंगे। उसमें मेरा इसरार ये है कि वो ऐसा ना करें कि जो रिक्वायरमेंट है यानी क्वालिटी टीचर लाना है, क्वालिटी टीचर को अगर आप तनख्वाह आज के हालात में देते हैं तो टीचर जो ठीक से टीचर जिसको कहा जा सके वो 20-25 हज़ार से कम में नहीं मिलता है। अब 25,000 रुपये आप नहीं देंगे और उसकी जगह 5,000 रुपये का टीचर लाएंगे, तो आप बताइए कैसे वो बच्चे को डिलीवर करेगा क्वालिटी। दूसरे ये है कि फिर उससे टाइम भी जो आप लेते हैं तो औकात जो होना चाहिए उससे आप जो है 2/3 वक्त लेते हैं, होना चाहिए NEP के एतबार से 8 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो टीचिंग आवर्स लिमिटेड होंगे लेकिन दूसरे कई प्रिपरेशन उसमें वहीं पर होंगे। जो टीचर आपके पास 3,000 और 5,000 में आ रहा है वो 8 घंटे क्यों रुकेगा? और फिर उसके बाद ये अंदाज़ा कीजिए कि वो 3,000 और 4,000 में ज़हीन तौर पर कितना मुतमईन होगा, और फिर दूसरी जुस्तजू नहीं करेगा तो क्या करेगा। ऐसे कई मसाइल की वजह से जो स्कूल आप कायम करते हैं वो स्कूल में बच्चों को तामीर करने की बजाय बच्चों को आप अगर तकरीब नहीं करते तो ज़ाया ज़रूर करते। तो कम से कम आपको जो अफराद साजी का काम है वो मुमकिना मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ करना चाहिए। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के एतबार से सैलरी लाख रुपए मिल रही है, आप लाख रुपए देने की पोजीशन में नहीं है, तो कम से कम समाज की प्रैक्टिस के एतबार से आपको 25,000 का खर्च करना चाहिए। वो 25,000 खर्च करके नहीं करके ये समझना कि हमने चंदा ला के 3,000 से ही कैसी कैसी मुश्किल से लाया और स्कूल चलाया, तो आप एफ़र्ट्स तो ले रहे हैं लेकिन ऐसे एफ़र्ट्स जो नतीजा देने की बजाय सस्टेनेबल भी नहीं है। सस्टेनेबल तो है ही नहीं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनका भला नहीं कर रहे, तो आप ये जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? तो लें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ लें।
तो इसको बहुत ज़्यादा सीन एलिमेंट की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चार्ज करने जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ये बात निकल के आ रही है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे चार्ज करने में कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज़ इन्वेस्टेड बैक इन द कम्युनिटी। नहीं, हम तो लेकर कहीं जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, उनको जो क्वालिटी हम देना चाह रहे हैं वो क्वालिटी के मिनिमम तकाजे उनसे चाह रहे हैं जी। और अब जो लोग अपने बच्चे की तामीर के लिए प्रायोरिटी के साथ खर्च नहीं करते हैं तो उनके लिए हम बेदारी का काम तो करेंगे, लेकिन वो अगर कन्विंस नहीं है तो वो राज़ी भी हो तो उनकी मर्ज़ी से हम बच्चों को ज़ाया नहीं करेंगे। उनका फ़ैसला है, अगर अपनी औलाद की कदर नहीं करते तो दूसरा कैसे कदर करेगा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप जमात का जो इम्पोर्टेंट शोबा है मरकज़ी तालीमी बोर्ड, उसके भी आप डायरेक्टर रहे हैं पिछली मिक़ात में, और मरकज़ी तालीमी बोर्ड का एक जो प्रोग्राम था करिकुलम रीडिज़ाइन का, कुछ NCERT के गाइडलाइंस के तहत कुछ उन्होंने सिलेबस पे भी काम किया है, तो उसका कुछ तफसीलात मिल सकती है? और उसका अभी अच्छा किया कि आपने जमात के हवाले से बात की। तो उसमें मैंने दरमियान में ये बात की, उसको और रिफ़्रेश करता हूँ। जमात की पॉलिसी तो चीज़ों को कमर्शियली एक्सेप्ट करने की नहीं है। इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है जो मैंने कहा है अपने हवाले से, लेकिन यह है कि जमात जो चाहती है उसके लिए वो सिचुएशन अब तक हम नहीं ला सके कि स्टेट को इतना आमादा करें कि स्टेट क्वालिटी एजुकेशन को स्टेट के सिस्टम के तहत एक्सेप्ट कर लें। इसलिए मजबूरन हमको अगर ये चलना है तो फिर हम अपने इदारे, प्राइवेट इदारे हम कायम करने पर मजबूर हैं। ये कायम करने पर मजबूर होना इटसेल्फ मजबूरी का एक एविडेंस है। तो अब कितना आप कायम करेंगे कितना नहीं करेंगे हर एक का इंडिविजुअल इशू है। अब रही ये बात के साथ निसाब के हवाले से, तो पूरा निसाब जो है दरसियात का जब आप तैयार करते हैं तो ये वो होता है जो स्टेट पॉलिसी में गुंजाइश रखता है। आम तौर पर हमने जो तैयार किया है वो उसको अपडेट भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये तैयारी चाहता है कि जब भी नई पॉलिसी आएगी और नया करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा उस पर उसको अपडेट किया जाए। ये अपडेशन में जो निसाब तैयार होता है वो क़ानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश होती है कि उससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, लेकिन वो उसी वक्त होता है जब उस फ्रेम में हो और जमात उसका लिहाज करती है। ये तैयारी उसकी अभी ताज़ा सूरत हाल में उसको हर वक्त रिफ़्रेश करने का प्रोसेस चलता है, लेकिन अभी वो बहुत सा प्रिपरेशन हमको ताज़ा करना पड़ेगा। वो भी उन्हीं स्कूलों में अडॉप्ट किया जाता है जो हमारे हल्के फ़िक्र के स्कूल होते हैं। जनरल मासिस में उसका चलन बहुत कम है, और जहाँ पर हमारे फ़िक्र से करीब हैं लोग तो उसमें जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर में लोगों ने इस्तेमाल किया लेकिन वहाँ पे क्राइसिस में वो भी कमज़ोर हुआ है। तो खुलासे के तौर पर हमारा निसाब इतना मैसिव नहीं है कि उसको हम ये कंसिडर करके चलें कि साहब ये कंपनसेट कर रहा है। जो कुछ हो रहा है वो एक काम है जिसको निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा अब जो सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन ये है कि स्टेट का एक जो गलत और ख़तरनाक रवैया है वो ये है कि एजुकेशन जो है हमारे क़ानून दस्तूर और हमारे फ्रेमवर्क के एतबार से कंकरेंट लिस्ट का इशू है। कंकरेंट का मतलब ये है कि एजुकेशन का पैटर्न सेंट्रल भी हो सकता है और स्टेट का भी हो सकता है। ये लोगों की चॉइस है कि वो सेंट्रल पैटर्न अडॉप्ट करें या स्टेट पैटर्न अडॉप्ट करें। अब इसमें मौजूदा हुकूमत का रवैया ये है कि नहीं, हम सारी जगह एक ही सिस्टम कर देंगे और सेंट्रल सिस्टम ही होगा, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये इनका असर्शन जो है, चूँकि इनकी हवा चल रही है वो चल रहा है, लेकिन आपके इल्म में होगा कि NEP के बारे में साउथ की कुछ स्टेट्स ने उसको डिसोन किया है। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो अब यहाँ ये निसाब के लिए जब असर्ट कर रहे हैं तो फिर वही किताबें चाहते हैं जो उन्होंने तैयार की है। अब वहाँ मौक़े सिर्फ वहाँ मिलते हैं जब प्राइवेट में दूसरे बड़े पार्टनर्स आएँ और बड़े प्लेयर्स आएँ, जैसे पियर्सन वगैरह, तो वो भी इसके तो पाबंद हैं कि इस फ्रेम में रह के तैयार करें और उसको रेफ़र किया जा सकता है। वो ज़्यादा एडवांस है तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट भी हो रहे हैं, चल भी रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है वो कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गनीमत है, लेकिन जो मार्केट के रिक्वायरमेंट है उस एतबार से भी बहुत प्रिपरेशन, रिसोर्सेज भी नहीं होगा कि आप ऐसे वेल फंडेड लोग कर सकें। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपने जो जिक्र किया है, तो वो जो
उसके तहत जो स्टेट और हुकूमत की तरफ से कुछ नेचुरल चीज़ें तकाज़े होने लगेंगे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी, तो वो जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं जो खुद स्कूल मैनेजमेंट वगैरह में हैं, उन लोगों को अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे एंटिसिपेट करना चाहिए ये जो चेंजेस आ रहे हैं? ये जो एक बात तो ये है कि आमतौर पर कम्युनिटी का जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कम ही रहता है। देखिए, जो पॉलिसी आई है ये अलग से मुसलमानों को सामने रखकर पॉलिसी अलग से नहीं आई। ये पॉलिसी पूरे नेशन के लिए आई। जब पूरे नेशन के लिए आई है तो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की नस्लें हैं, तो क्या वो ऐसी कोई पॉलिसी लाएंगे जिनकी उनकी नस्लें ज़ाय हो जाए? वो तो अपनी नस्लों के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। तो इसकी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अच्छा कहना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो माजी करीब से अंग्रेज़ों के दौर से इक़्तिदार से जो कशमकश रही है और जो रिलेटेंस की प्रैक्टिस रही है, उसने मुसलमानों को बहुत आइसोलेट कर दिया है। ये आइसोलेशन अब अंग्रेज़ों जैसा तो नहीं रहा, लेकिन इसी तरीके के हवाले से ये फैक्टर भी पाया जाता है। जब ये फैक्टर पाया जाता है तो जो अच्छी चीज़ हैं उसको समझने और इख्तियार करने में हम बहुत लेट हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें। ये अडॉप्शन में देखिए बहुत सा गफलत जो होती है, तो फ़ायदे से पहले मैं इस गफलत का जिक्र करता हूँ कि जब एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, टीचर की क्वालिफ़िकेशन, उसका ट्रेंड होना, कमरे के साइज़ का होना, ज़रूरी फैसिलिटीज़ का होना, ये तो अंडरस्टूड है, होना चाहिए। जब होना चाहिए हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, तो उन्होंने एक मोहलत दी है। वो मोहलत ये दी है कि साहब आप शुरू में आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड्स पर आइए, और मीन टाइम में वो प्रपोज़ कर रहे हैं कि अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, लेबॉरेटरी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, वगैरह वगैरह, तो उस इलाके का जो बड़ा स्कूल है जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उसके लिए क्लस्टर डिक्लेयर करके वहाँ बच्चों को ले जाना होगा। और ज़ाहिर है बच्चों की अच्छाई के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ना है कि फ्यूचर में जाके वही स्कूल सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, और दूसरे पेरेंट कहेंगे कि भाई 4 मरतबा वहाँ जाना और वहाँ की फ़ीस भी खर्च करना, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसी स्कूल को चले जाएंगे। और ये छोटे स्कूल हैं, ये अपनी मौत खुद मरेंगे। अगर ये अपनी मौत नहीं मरेंगे तो गवर्नमेंट एक मुद्दत के बाद ये डिक्लेयर करेगी कि इतने साल की आपकी मोहलत है, आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कीजिए, अदरवाइज़ आपके स्कूल का रिकग्निशन ख़त्म कर दिया जाएगा, बच्चों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसको आज नहीं कल फेस करना चाहिए। ख़ुद जो है मैंने यूपी में ये देखा कि यूपी में तो अगर आप ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्टर करते हैं, उसको भी हर 5 साल को रिन्यूअल लेना पड़ता है। और अब सीबीएसई ने शुरू किया है कि आप सीबीएसई स्कूल की अगर रिकग्निशन रखते हैं तो 5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो रिन्यूअल का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं उसको आप अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो रिकग्निशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए। ज़िद और गुरेज़ जो है वो फ्यूचर को जो है महदूद करती है। तो एक तो ये है। दूसरा, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को हम ऐसे देखते हैं कि जो भी पॉलिसी बनाता है, हम हर एक चीज़ को नेगेटिवली क्यों देखें। अगर हमारे हाथ में आएगा तो हम जिस चीज़ को ख़तरे समझते हैं उसको रिड्यूस करेंगे। लोग कहेंगे आप तो अपने बैकग्राउंड में चीज़ें ला रहे हैं, तो जिनके हाथ में है वो अपने बैकग्राउंड में ला रहे हैं। तो कुछ लोग तो सोच समझ कर ला रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल कोर्स में आ रही हैं। तो हमको इंगेज करके पार्टिसिपेट करते हुए उन चीज़ों को सामने रखना चाहिए जब पॉलिसीज़ बनती हैं। अब भी बनने के बाद प्रोसेस में चल रहा है। अगर होलिस्टिक एजुकेशन में अक़दार और वैल्यूज़ के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे पास अगर वैल्यूज़ हैं तो हमको अच्छे से ड्राफ्ट करके वैल्यूज़ के उन्वान से प्रेजेंट करके कन्विंस करना चाहिए। तो जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्ट होंगी। लेकिन हम सिस्टम में इंगेज नहीं करते हैं और सिर्फ अप्रीहेंशन से देखते हैं, तो फिर एक दूसरा मसला होता है। तो ऐसा उसको भी हमको बैलेंस करने की जस्तजू करना चाहिए। आखिरी बात यह है कि ये सब करने के बाद भी जो लोग बायस्ड हैं और सोच समझ कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें डायलॉग, एडवोकेसी, ये सारी चीज़ों की कोशिश तो होगी, वरना हमको उसको लीगली चैलेंज करना चाहिए। और वो जब तक करेक्ट नहीं होती तब तक के लिए अपने बच्चों को सही क्या है इसके ओरिएंटेशन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। मसलन ये है कि इन्होंने इरादी तौर पर जो मज़हब है हिंदुइज़्म, उसकी किताबों को, उसके रेफरेंस को कल्चर के नाम पर दे दिया है।
तो आप किसी एक मज़हब को इम्पोज करते हैं तो 1 से 4 मज़ाहिब को शिकायत होगी और वो अनरेस्ट देश में बिल्ड होगा। तो हमको खैरख़्वाही करते हैं उनको वक्त पर आगाह करना चाहिए और उससे ओवरकम करने के लिए तहरीक चलाना चाहिए। साथ ही अपने प्रिपरेशन को तो हम देखेंगे कि साथ इसको हम कैसे बेहतर तौर पर ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो उसमें आपने मेडिवल पीरियड निकाल दिया और उससे आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि साहब ये तो ग़ुलामी का दौर था। अरे ये ग़ुलामी का दौर था तो प्राचीन काल में भी जाएंगे तो अगर सवाल खड़े किए जाए तो शायद आप जवाब नहीं दे सकें। मसलन ये है कि प्राचीन दौर अगर अशोका का दौर है तो अशोका के दौर में बुद्धिज़्म सारे भारत में छा गया था। बुद्धिज़्म भारत में इमर्ज किया। आज चाहे चाइना, ताइवान, जापान वगैरह में रहता हो, लेकिन भारत ओरिजिन का धर्म है। हिस्ट्री की तफसील में जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सारे मुल्क में, सारे नेशन में मंदिर नहीं बल्कि इनके स्तूप हुआ करते थे, बौद्धों के टेम्पल हुआ करते थे। अब वो सारे टेम्पल कहाँ चले गए, वो बौद्धिज़्म कहाँ चला गया। तो आप चीज़ों की तफसील में गए बगैर इस तरीके से मसाइल पैदा करेंगे तो आज नहीं कल, आज अगर मुसलमानों को मुस्लिम अक़दार से आप गुरेज कर रहे हैं निसाब के नाम पर, तो कल फिर कोई और आएगा वो आपसे कुछ और सवाल करेगा। इसलिए इल्म जिसको कहते हैं वो माक़ूलियत है। किसी कौम ने किसी दौर में अगर गलती की है तो हिस्ट्री इसीलिए है कि उस गलती से सीखा जाए, और अच्छा किया है तो उसकी अच्छाई को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप कम्युनिटी की बुनियाद पर ऐसा करते हैं तो आप फिर यहाँ पर एक फसाद का बीज होते हैं। उसके लिए हमको उनको एजुकेट भी करना चाहिए, रिविज़िट भी करना चाहिए और पैरेलल अपने बच्चों को एजुकेट भी करना चाहिए। हमने हुकूमत की बात की, हमने कम्युनिटी की बात की, अब आखिरी पड़ाव में हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी की बात करते हैं। आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी को अपना करियर प्लानिंग करने के लिए कुछ रहनुमा खतूत। आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का मतलब ये है कि वो बेसिक एजुकेशन से ऊपर उठकर हायर स्टडीज़ की तरफ आ रहा है। तो कम से कम वो जो एज ग्रुप होगा, या कम से कम क्या बल्कि मौका ये होना चाहिए कि जैसे ही वो 10th कंप्लीट करने के करीब आया, अब उसका डिसिप्लिन उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। तकाज़ा ये है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें रेडीमेड हैं, और वो ये है कि काउंसलिंग के ज़रिए से, एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए से ये मालूम किया जाता है कि ये बच्चे का रुझान किधर है। ये ओरिएंटेशन हमारे पास बच्चों को स्कूलों में, स्कूल मैनेजमेंट्स के ज़रिए से देना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए कि 10th के एग्ज़ाम से पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए, और होने के बाद पेरेंट्स को और उनको एजुकेट किया जाए। कोई जो हमारी ऑडियंस में देख रहा है तो कोई ऐसे इदारे हैं जो इसमें मदद कर सकें? कई लोग हैं। सेंटर में हमारे पास जो विजन के तहत है वो सीटैक है। सीटैक इसी पर काम करता है। इंडिविजुअल्स में आपको कम्युनिटी में भी और कम्युनिटी के बाहर भी काउंसलर्स मिलेंगे जिनको गवर्नमेंट ट्रेन करती है। और हमारे महाराष्ट्र में हमारे कुछ साथी हैं जो रिटायर हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छी सलाहियत के हैं और हर चीज़ के बिल्कुल अपडेट रहते हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन का अभी सर्कुलर निकाला है, उस पर हमारे साथी ने अपना वीडियो जारी कर दिया है कि साहब इसकी के फ़ायदे ये हो रही है। तो वो हम आपको जब चाहें नाम देंगे, मैं नाम कह भी दूँ तो महाराष्ट्र में हमारे पास नजमुद्दीन साहब हैं जो औरंगाबाद रहते हैं, वहीं पर एक जमील साहब हैं वो भी औरंगाबाद रहते हैं, एक सरताज शाकिर हैं वो भी औरंगाबाद रहते हैं। मैं चूँकि औरंगाबाद में हूँ तो औरंगाबाद का रिसोर्स बता रहा हूँ। बॉम्बे में काजिम मलिक है, डॉक्टर काजिम मलिक। इस तरीके से कई लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिनकी आप सर्विसेज ले सकते हैं। ये सब जो है वॉलंटरी सर्विस देने वाले लोग हैं। इनका सफ़र खर्च तो देना पड़ेगा लेकिन इनको कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो एक साइंटिफिक तरीक़ा है वो होना चाहिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये है कि अब उन्होंने 12th कर लिया। 12th करने के बाद फिर कई ऑप्शंस हैं और बदलती दुनिया में ट्रेंड्स बहुत बदल रहे हैं। तो हमारे पास सोसाइटीज़ या जो मैनेजमेंट जो है उनको अपनी ट्रेनिंग भी करना चाहिए। आमतौर पर मिल्लत का मिजाज ये है कि वो टीचर की ट्रेनिंग करती तो नहीं है लेकिन करना चाहती है और करती है किसी हद तक, लेकिन अपना ओरिएंटेशन और अपनी ट्रेनिंग करती नहीं है। तो इनको तो ख़ुद को अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अपडेट रखने के लिए मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए। उन प्रोग्राम्स में ये देखना चाहिए कि अभी जो पॉलिसी इख्तियार की गई है उसकी अच्छाई से हम कैसे फ़ायदा उठाएं, पॉलिसी के अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे ओवरकम करें। इवन स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल कोड का मुताला मैनेजमेंट को होना चाहिए। हम कोर्स की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उनको ये मालूमात होना चाहिए
कि साइंस के डिसिप्लिन में ही कौन कौन से कोर्सेज हैं। ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आप डॉक्टरों को ऐसा समझते हैं ज़्यादा कमाने का ज़रिया है, तो वो डॉक्टर जो कमाता होगा 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये माहाना, कई ऐसे कोर्सेज हैं जो इससे कई गुना देते हैं, लेकिन वो मालूम तो हो। तो ये मालूमात मैनेजमेंट के लोगों को लेने का प्रोसेस अख्तियार करना चाहिए। इसके कंसल्टेंट्स कम्युनिटी में नहीं हैं तो कम्युनिटी के बाहर से लेना चाहिए, और वो मालूमात फिर आपको डिलीवर भी करना चाहिए, फैसिलिटेट भी करना चाहिए। बहुत तफसील से हमने समझा कि हुकूमत कम्युनिटी और ख़ुद स्टूडेंट्स कम्युनिटी का क्या रवैया होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। बिल्कुल आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट्स करके बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब आपका। शुक्रिया साहब, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया।